चलिए बताइए क्या चल रहा था। ग्राफ्स। चलिए क्या बात हो गई थी बताइए, ग्राफ में कहाँ तक बात हो गई थी। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया था सर। चलो कोई डाउट है अभी तक, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है अभी तक। सर वेक्टर डीपीपी में डाउट है। क्या हो गया वेक्टर। वेक्टर की जो डीपीपी आई है ना उसमें डाउट है मेरा एक। हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी से, शेयर करो जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो। कोई शेयरिंग। सर स्क्रीन सर बोल दो क्वेश्चन। क्या हो गया। सर डिक्टेट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाउ मेनी टिकटेट बेटा मिनिमम। तुम्हारी आवाज ऑलरेडी बहुत कम आ रही है, टिकटेट करके भी क्या करोगे भाई, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन स्क्रीन। 1 मिनट रुक जाओ सर। हाँ जी जल्दी क्विक। डाउट हुआ करें तो अपनी स्क्रीन तैयार रखा करें। चलिए और किसी को डाउट है क्या, तब तक पूछ सकते हैं भाई, और कोई एनीवन। यस सर मुझे भी है। हाँ तो भाई शेयर कर लेना स्क्रीन यार, किसका वेट कर रही हो। समय को सर भी है। हाँ जी शेयर द स्क्रीन जल्दी फटाफट। चलिए आंसर इज शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ जी। How many minimum number of co-planar vectors having different magnitudes can be added to give resultant? हाँ जी सर बताइए इसमें डाउट क्या है। सर यही आंसर पूछ रहा हूँ मतलब ये होगा कैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन में डाउट क्या है पहले तो ये बताओ, को-प्लेनर जानते हो क्या होता है नहीं मतलब मैं को-प्लेनर। सर एक ही क्या जो प्लेन में हो। एक ही प्लेन में हो, तो आपने बोला सर ऐसे कितने वेक्टर्स वेक्टर। चाहिए आपको कि सब जगह उनका रिजल्टेंट कितना जीरो आ जाए। आपने बोला वैसे तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी जीरो आ सर सकता है अगर वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो, बट उसने क्या बोला अनइक्वल हो। कितने हो, अनइक्वल हो। हाँ सर अनइक्वल चाहिए आपको अनइक्वल। तीन, तीन वेक्टर चाहिए। दो वेक्टर्स मिला के जो रिजल्टेंट लेके आए, तीसरा उसके जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट हो, रिजल्टेंट विल बी जीरो। अच्छा सर। समझ में आ रहा है। मान लिया दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, दो दो यूनिट का आ रहा है किसी डायरेक्शन में, तीसरा वेक्टर अगर इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट रहे तो आप बोलोगे सर तीनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो। So minimum three co-planar vectors are needed of unequal magnitude। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं तो दो भी एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो उनको जीरो कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक है चलिए और बोलिए। और कोई डाउट आंसर। प्राची शेयरिंग, चलो प्राची। हाँ भाई, a vector is rotated through an angle। अरे पढ़ तो लेने बेटा। through an angle q, what is the magnitude of change in the vector। हाँ भाई दिक्कत क्या हुई इसमें प्राची। यस सर। क्या बोल रहे हो। सर अगर वेक्टर एंगल क्यू के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है तो हमें मतलब किस तरीके से आंसर निकालना है, मेरे को समझ नहीं आया सर। अरे बेटा तुमने दो वेक्टर बना लिए यार, दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, हाँ इसका मैग्नीट्यूड मान लिया स्मॉल है, इसी को ओके। रोटेट कर दो एंगल थीटा से, ये दूसरा वेक्टर बन गया बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल है तो होगा। दोनों यस के सर। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ना, रोटेशन से मैग्नीट्यूड में यस कोई सर। फर्क पड़ेगा क्या। नो। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जितने एंगल से रोटेट किया गया मान लिया थीटा। ओके। तो बेसिकली इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस लेना है। तो दो वेक्टर्स अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, स्पेशल केस में हमने पढ़ा था, उनका डिफरेंस कितना होता है, उसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाता है 2a sin थीटा 2। याद है। यस सर। अरे याद है या नहीं। ओके। यस सर। यस सर। दैट इज योर आंसर।
ओके ओके। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? पलक अपने डाउट नंबर क्वेश्चन नंबर बता दे भाई, किसी में शेयर हो जाएगा। पलक, मानसी, जिसको डाउट है। सर वो सम दो यूनिट वेक्टर्स का, वो खुद भी एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? अगर दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है, हाँ यूनिट ऐसा कब वेक्टर है। पॉसिबल हो सकता है ये बताओ, ऐसा कब पॉसिबल है बताओ। सर जब a प्लस बी 1 के इक्वल होता है तब। क्या क्या? सर जब a और b आपस में इक्वल होते हैं तब यूनिट वेक्टर इज 1 ना? यूनिट वेक्टर जानती हो क्या होता है बेटा? हाँ बताओ। सर 1। क्या वन? क्या वन? पलक, सर यूनिट वेक्टर को तो 1 ही मानते हैं ना? अरे वन वेक्टर को वन मान लेते हैं। हाँ नहीं। तो फिर क्या एनीवन? सर? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? आप वही तो आप पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं आप, नोट्स नहीं पढ़े इसका अंदर। सर सर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके पास जिसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वन हो, समझ में आ रहा है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, वो वेक्टर वन नहीं होगा, वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती है मैडम। अब आप बताइए, दो वेक्टर हैं जो दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 वन। और दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है? 1। तो ऐसा कब पॉसिबल है? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए इसका मतलब? सर 180। 180 180 पे बेटा डिफरेंस होता है, जीरो हो जाएगा दोनों का। तो नोट्स पढ़िए मैडम, नोट्स, नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स नहीं पढ़ रहा हूँ अच्छे से इसका मतलब? एनीवन हु कैन टेल मी, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी उन्हीं वेक्टर के बराबर आएगा, ऐसा कब हो सकता है? जब एंगल कितना हो? एनीवन? कोई भी नहीं बता पाएगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री पे रूट 2 हो जाएगा बेटा। याशिका कितना बोल रहे हो? 0 0 जीरो पे? अरे ऐसे तुक्के थोड़ी ना मारना है बेटा, सारे एंगल बोल लो, करके देखो ना। याशिका सेट समथिंग 160 120 डिग्री। बेटा 0 डिग्री होगा तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, a प्लस b हो जाएगा, तो रिजल्टेंट 2 नहीं हो जाएगा, कैसे 1 हो जाएगा? 120 डिग्री भूल गए आप? ट्रायंगल को फिगर बना के दिखाया था एक। अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनके रिजल्टेंट मैंने कहा था ये आएगा √0a, √1a, √2a, √3a एंड √4a। ये एंगल अगर 120 डिग्री है तब देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √1a, मतलब a के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो भाई साहब दोनों के डिफरेंस की वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला रख दो, √a² + b² - 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू इज 120 डिग्री, यू विल गेट द आंसर। ओके सर। एंड दैट आंसर विल बी √3। परत, इज इट क्लियर? ये स्टिल कोई डाउट है? यस सर। नहीं। और डाउट रख के मत जाना, कोई भी और डाउट हो तो क्लियर करके जाना। एनीवन एल्स? एनी अदर डाउट्स? कोई और डाउट है या खत्म करें? चलिए, आई होप किसी को और कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई बताइए क्या चल रहा था ग्राफ में, आपने क्या बातें करी थी? ग्राफ में क्या क्या बातें हुई थी जल्दी बताएगा कोई? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया था सर। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया था, चलिए अच्छी बात है। मैं कहा नेक्स्ट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ।
द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो होता क्या है कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो मतलब हम बात करें v वर्सेस t की, और आपको पता है कि सर dv/dt क्या देता है? सर dv/dt देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका मतलब इस ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। स्लोप, इस ग्राफ के स्लोप से, ठीक है, क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। ठीक है, आप बोलते हो कि सर सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये देता है एरिया अंडर दी कर्व। याद है ना इंटीग्रेशन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या देगा? सर कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया देगा, कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया देगा। तो आप बोलोगे सिमिलरली vt ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, v वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे v वर्सेस टाइम में तो क्या होगा? vt कर्व की बात करेंगे, तो vt कर्व का जो ये इंटीग्रेशन है v dt वो आपको क्या देगा? एरिया अंडर दी कर्व एंड दी टाइम एक्सिस। अच्छा, ये चीज हमको पता है, हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ये जो vdt होता है वो देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। अगर याद हो तो आपको बोले तो ये डेल्टा एस देगा। ठीक है, यानी कि आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया से आपको क्या मिलेगा? सर इसका मतलब एरिया, कर्व का एरिया से आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर अगर आपने प्रॉपर साइन के साथ एरिया को ऐड किया, मतलब टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को आप नेगेटिव बोलोगे, टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को आप पॉजिटिव बोलोगे, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर प्रॉपर साइन के साथ आप कोई चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अगर आपने केवल मैग्नीट्यूड को ऐड किया है तो आप बोलोगे सर सारे मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे डिस्प्लेसमेंट के तो आपको क्या मिल जाता है? डिस्टेंस मिल जाता है। अगर आपने क्या ऐड किया है? ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है एरिया। मैं फॉर एग्जांपल जैसे ये वीटी कर्व है, ये कर्व ऐसा है। ठीक है, आप बोलते हो देखिए ये एरिया होगा एक A1 और ये एरिया मैंने यहाँ तक ग्राफ बनाया तो आप बोलते हो ये एरिया होगा A2। आप बोलोगे सर ये जो एरिया A1 और A2 है, ये एरिया A1 और A2 है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये एरिया पॉजिटिव होगा और ये वाला एरिया क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, एरिया A1 पॉजिटिव होगा और A2 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो जब A1 और A2 पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं तो आप बोलोगे अगर मैंने प्रॉपर साइन के साथ A1 की वैल्यू और A2 की प्रॉपर साइन के साथ रख के ऐड कर दी, टोटल एरिया निकाला, तो उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपने सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो, कैसे हो? मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो और आपने सिंपली मैग्नीट्यूड को सम कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? सर डिस्टेंस मिलेगा इस एरिया से। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सर इस ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, इस ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। जब आप प्रॉपर साइन के साथ एरिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ऐड करोगे बेसिकली प्रॉपर साइन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और अगर आपने क्या किया? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा सर डिस्टेंस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए तो बेसिकली अच्छा अब इसमें ये बता दो कि इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सब बारे में बातें करने जाए। चलिए बताते जाइए एक एक करके, जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो बताते जाइए। सो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है, चलिए क्यों है वेलोसिटी नेगेटिव जरा ये भी बता दो मुझे। सर ढलान है क्योंकि नीचे की तरफ है। ढलान से नहीं, एक मिनट, ढलान से वेलोसिटी नेगेटिव आती है क्या? नहीं स्लोप। ढलान से स्लोप मिलता है बेटा, और स्लोप से यहाँ वेलोसिटी नहीं पता करोगे, स्लोप से यहाँ एक्सेलरेशन पता करोगे। हाँ तो वो स्लोप नेगेटिव है और वेलोसिटी
कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी एक कांस्टेंट होगा। स्लोप नेगेटिव है, मतलब आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो कांस्टेंट है। वेरी गुड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि सर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट का लाइन का स्लोप जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट कांस्टेंट होता होता है। है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। चलिए, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या बोलोगे स्पीड? एनीवन, जो भी जैसा भी बोलना चाहे प्लीज बोलते रहें। Decreasing. डिक्रीजिंग क्या है? स्पीड। Velocity is decreasing. देखो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ नहीं पहले होता, वेलोसिटी हम वेलोसिटी इंक्रीज करिए फिर डिक्रीज कर रही है। पहले आप उल्टा बोल रहे हो। एक्चुअली आप वेलोसिटी देख रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड देखा जाता है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखते हैं। स्पीड उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, हाँ पहले इसमें मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो t इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है, वेलोसिटी की। t इक्वल टू समथिंग पे सर मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये हो गई, तो देखिए मैग्नीट्यूड कम हो गया ना। और t इक्वल टू इस टाइम पे तो स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, तो स्पीड स्लो डाउन हो रही है। इसके बाद जब आप ग्राफ इधर जाओगे तो देखिए अब आपकी स्पीड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? टाइम के साथ साथ स्पीड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे स्पीड डिक्रीजिंग है ऊपर वाले पोर्शन में और यहाँ पे स्पीड इंक्रीजिंग है नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है नेगेटिव? अरे बोलो भाई, इस एरिया में वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और इस एरिया में वेलोसिटी नेगेटिव है। कैसे? आप देखो सर, वेलोसिटी की वैल्यू तो ये देखो v एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पे आपने v ले रखा है, तो t देखो यहाँ से इस रीजन से देखो, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू ऊपर की तरफ है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। और इस इंस्टेंट के बाद वेलोसिटी की वैल्यू नीचे आ गई, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड बढ़ेगी ना। याद करो, अगर यस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है तो उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो स्पीड इंक्रीज। उल्टा लिख दिया क्या मैं? सब Yes, sir, पॉजिटिव same. होगा अपना करने नहीं वाले करना। यार, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, बोल पॉजिटिव रहा हूँ, लिख नेगेटिव दिया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। और साइन जहाँ ऑपोजिट होते हैं तो स्पीड डिक्रीजिंग होती है, रिटार्डेशन का केस आता है, पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में कि सर अगर साइन ऑपोजिट आते हैं इसका मतलब रिटार्डेशन का केस है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो स्पीड स्लो डाउन होगी। तो देखिए स्पीड स्लो डाउन हो रही है इस रीजन में। देखो एक्सेलरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, एक्सेलरेशन तो सेम है, ढलानी है पूरी उसमें, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। इस रीजन में वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इसका मतलब आप दोनों की वजह से स्पीड बढ़ेगी। तो आप देखिए नीचे वाले पोर्शन में स्पीड इंक्रीजिंग है, यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर? तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल में हमने काफी सारी बातें कर ली। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आराम से 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से देख लो, कोई चीज पूछना चाहते हो तो पूछ लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो हाँ भाई, नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है,
आप बोलेंगे कि सर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जरा देखो, मुझे स्लोप से कोई मतलब ही नहीं है, ये डीए बाई dt से मुझे क्या पता सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन होगा, मुझे इससे ज्यादा तो ये सब पता ही नहीं करना होता। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन से मुझे ज्यादा मतलब नहीं होता, तो मुझे स्लोप से ज्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है, मेरे मतलब की चीज नहीं मिलने वाली। आप बोलोगे लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन ए dt लिखूंगा तो भाई साहब ये देता है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी। आप इसको बोल सकते हो कि सर एरिया। तो भाई साहब एरिया अंडर दी कर्व, मतलब अगर इसके एरिया से आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी नहीं मिलता, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी नहीं मिलता, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये नहीं सोचें कि सर आपको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा। अब होता कि आप लोग रट लेते हो, एरिया से आपको पुराना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, आपको यहाँ के एरिया से वेलोसिटी वगैरह मिल जाती है, अब आप क्या रट लेते हो। समझाइए ना आपको क्या हुआ सर एक बार फिर से समझाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था ये वाला लाइव। चलिए ऐसा थोड़ा मुझे को थोड़ा दिक्कत रहेगा, ठीक है। अगर हर एक बंदा ऐसा करे, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, बस थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको कंटिन्यू करें। कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलिए मैंने कहा सर एरिया अंडर द कर्व, ये देखिए ए dt से अगर आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको डेल्टा वी मिलता है। क्या मिलता है? डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। और आपको अगर ग्राफ वाले पोर्शन से जाए तो ए dt आपको क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व मिलता है। मतलब एटी ग्राफ के कर्व से एरिया जो निकलेगा प्रॉपर साइन के साथ, ध्यान रखना है, एरिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, प्रॉपर साइन के साथ आप बोलेंगे। जब नेट एरिया निकालोगे तो आपको नेट चेंज इन वेलोसिटी देखा होगा। पहली चीज मैंने कहा आप रटा नहीं करें कभी भी, आपके दिमाग में पता क्या हो जाता है कि सर जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, एक ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, और आपको याद है कि एक ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट आता है, आंख बंद करके जो भी ग्राफ होगा उसका एरिया निकाल के आप उसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे। ये भी नहीं देखोगे कि क्या वो वीटी कर्व है कि एटी कर्व है। आपके दिमाग में हाँ सर ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलता है, बस। आप ये भी नहीं सोचते उस टाइम पे वो कौन से ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि भाई साहब किस ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है। आधी आधी बातें अगर रटेंगे तो दिक्कत होगी, इससे समझ के करेंगे तो मेरे हिसाब से आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें आपको ज्यादा ग्राफ वगैरह देखना नहीं पड़ता। आपने बोला कि बस मुझे ये बता दो कि यहाँ पे ये 80 कब है, एक्सेलरेशन 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, ये सब बातें बता दो इसके बारे में। हाँ भाई कोई बताएगा? एनीवन? बोलिए भाई साहब, एनीवन? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। आप बोलोगे देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ये देखिए t इक्वल टू 0 पे यही वैल्यू है, t इक्वल टू समथिंग में भी चलेगा तो वैल्यू यही है, t मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। आप बोलोगे सर a की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये भी चल रहा है कि सर a की वैल्यू कैसी है। आप मुझे ये बताओ कि स्पीड बढ़ रही होगी घट रही होगी? स्पीड बढ़ रही होगी घट रही होगी? एनीवन? कि कांस्टेंट रहेगी? सर ये नहीं बता सकते हम, पॉजिटिव सर। ये नहीं बता सकते? वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोल सकते सर इस एक्सेलरेशन के दम पे केवल मैं ये नहीं बता सकता कि स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी, बिकॉज ये एक्सेलरेशन बता रहा है कि सर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपकी जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन की ऑपोजिट मूव कर रही है। जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे मैं तब तक नहीं बता सकता कि सर आपकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है।
ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो इस ग्राफ से अपन ज्यादा नहीं सीखते, अपन को इतना ही चीजें मालूम होती है और आपको ग्राफ के बारे में सारी चीजें पता होती है। अब इसमें एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ टू स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको उसको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में बस एक ही, अगर हम वेलोसिटी जब स्पीड बोलते हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज को दिमाग से निकाल दें। ठीक है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड बोलते हैं। और स्पीड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्केलर क्वांटिटी है ना, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे केवल मैग्नीट्यूड मिल जाए, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो जाए ग्राफ में, वो उतना ही काफी है। मैंने कहा सपोज दैट ये मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, मुझे अगर इसको स्पीड में कन्वर्ट करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? मैंने कहा सर वेलोसिटी का यहाँ मैग्नीट्यूड निकालो। सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये हर जगह पे ये होगी, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जहां पॉजिटिव है वहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आरएचएस ग्राफ को रिपीट मार देना। क्या कर देना? आरएचएस ग्राफ को रिपीट। अब यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब वो है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। स्पीड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उस डायरेक्शन से। तो आप बोलते हो सर मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो तो भाई साहब पॉजिटिव होगा। वही है, कहने का मतलब क्या है कि जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी का नेगेटिव वाला पोर्शन होता है उसको भी अपन पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, टाइम एक्सिस को मिरर मान के जो भी टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया होता है उसको मिरर इमेज बना देते हैं ऊपर की तरफ। पॉजिटिव वाला तो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव वाले को आप क्या करोगे, टाइम एक्सिस को मिरर मान के उसकी मिरर इमेज पॉजिटिव में बना दोगे। बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वेलोसिटी का जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन होगा उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, दैट्स इट। एंड योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल कन्वर्ट इनटू स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की शंका, परेशानी? कोई डाउट? नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, तो देन टेक द स्क्रीनशॉट। एक लास्ट इसका पॉइंट है, आप बोल सकते हो सम इम्पॉसिबल ग्राफ। देखिए इम्पॉसिबल ग्राफ कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि सर डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी किसी भी ग्राफ में अगर डिस्टेंस, स्पीड या टाइम नेगेटिव दे दिया है, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। हमारी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमारी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और हमारा टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता हमारे ग्राफ में। इस चीज का मैंने कहा दूसरा, a line, an imaginary line drawn perpendicular to time axis must not cut the graph more than once.
एनीवे इस ग्राफ में कोई भी ग्राफ ध्यान में परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, कहने का मतलब क्या है कि सर कभी भी ध्यान रखिएगा कि मेरी जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में ऐसी कोई भी लाइन जो मैं टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, क्या करूँ, मैं टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करूँ, ठीक है, और वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए। You're getting my point? What I'm saying? कि सर उससे क्या होगा जरा देखते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये रैंडम मैंने ग्राफ बना दिया, एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। मैंने कहा टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं, ये देखिए ये टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन इस ग्राफ को दो जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि सर टाइम इस टाइम पर इसकी दो पोजीशन आ गई। क्या ये पॉसिबल है? सोचिए, नो सर। क्या एक ही टाइम पर मैं दो जगह हो सकता हूँ क्या? नो मैं अभी यहाँ हूँ, आप बोलते हो एट द सेम टाइम आई एम इन मुंबई, इज इट पॉसिबल? नो। एक ही इंस्टेंट पे मैं दो पोजीशन पर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही पूरे ग्राफ में ऐसी कोई भी लाइन इमेजिनरी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता जहां पे वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे। ठीक है, इसका मतलब ये दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सर किसी भी एक इंस्टेंट पर मेरी दो दो वेलोसिटीज आ जाए। मैं एक वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ या दूसरी से कर रहा हूँ, मैं एक ही टाइम पर दो अलग अलग वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसी कोई लाइन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी आप ग्राफ को देख रहे होते हैं। आप बोलते हो कि इन दो केसेस में आपके ग्राफ इम्पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जरा देखो एक एग्जांपल देता हूँ। ये चार ग्राफ में से कौन से ग्राफ इम्पॉसिबल हैं और कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं, जल्दी से जरा बता देना मुझे। नाम दे दे रहा हूँ मैं इनको, ए बी सी डी। विच ग्राफ आर पॉसिबल एंड विच ग्राफ आर नॉट पॉसिबल, बताइए जरा। क्लियर? सर बी सी और डी नॉट पॉसिबल है। बी सी डी और नॉट पॉसिबल, राइट? एनीवन एल्स? सर वो आपने डी वाले में डिस्टेंस रखा है ना? क्या हो गया? हाँ, डी डिस्टेंस है। यस। एनीवन एल्स? एनी अदर आंसर्स? सर बी और सी नॉट पॉसिबल। बी और सी नॉट पॉसिबल है। चलिए, एनी अदर आंसर्स? Sir, D and C is not possible. डी एंड C. सी आर नॉट पॉसिबल। चलिए और बताइए।
You will be surprised to know that I guess I haven't got all correct answers right. ऐसा कोई भी नहीं जिसके सारे करेक्ट आंसर अभी तक मुझे बता। थोड़ा सोचें। सर एक्स जो है डिस्टेंस है ना? एक्स नहीं, एक्स पोजीशन है। पोजीशन के डिस्टेंस। सर बी सी डी तीनों नॉट पॉसिबल है। आपकी आवाज नहीं आई बेटा, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर बी सी डी तीनों नॉट पॉसिबल है। बी सी डी तीनों नॉट पॉसिबल है। चलिए, एनी अदर? चलिए चलिए, मतलब देखिए भाई साहब, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। नॉट पॉसिबल है। सारे नॉट पॉसिबल है। चलिए, सर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग, ठीक है। तो आप बोलते हैं मुझे तो इस क्वेश्चन में और टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसी कोई लाइन पॉसिबल नहीं है जो इस ग्राफ को दो जगह कट कर रही हो, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से करेक्ट है। किसी को कोई डाउट हो जिसको इम्पॉसिबल लग रहा था वो मुझसे पूछ सकता है। इसमें चारों इम्पॉसिबल बोला था, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्यों इम्पॉसिबल था ये? चलिए, दूसरे केस की अगर हम बात करें, दूसरे में है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो देखिए इसमें स्पीड नेगेटिव है। स्पीड कैसी है? नेगेटिव है। तो आप बोलोगे स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। टाइम एक्सिस के नीचे देखिए, यहाँ पे जितनी वैल्यू आएंगी स्पीड की वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको डाउट है वो मुझसे पूछ ले। हाँ जी, जिसको लग रहा था ये सी पॉसिबल नहीं है वो मुझसे पूछ सकता है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे हिसाब से तो सी इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है? क्योंकि टाइम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वो एक से ज्यादा लाइन। मैंने कहा सर ऐसी कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है। टाइम एक्सिस देखिए कहाँ पर गिवन है। यस, टाइम एक्सिस आपको y पे गिवन है, यहाँ वेलोसिटी है। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? यस। ये कह सकते हो कि दो अलग अलग इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम हो सकती है, ये तो हो सकता है ना। इसमें तो कोई दो दिक्कत नहीं ना। मैं अभी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ और 10 मिनट बाद फिर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, ऐसा तो पॉसिबल है ना। आपको टाइम एक्सिस बोला गया, आपने आंख बंद किया, आपको जो मैंने बताया बस वही। भाई साहब आपने देखा टाइम एक्सिस कहाँ गिवन है? टाइम एक्सिस यहाँ गिवन है, यहाँ वेलोसिटी गिवन है। तो सर टाइम नेगेटिव में जा सकता है? ओके, वेरी गुड। ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, वेरी गुड। ये भी गलत हो गया, मैंने ग्राफ बनाते टाइम ये ध्यान नहीं दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आप समझ में आया कि ये वाला क्यों इम्पॉसिबल हो गया, कि बिकॉज टाइम नेगेटिव दे दिया है। वेरी गुड, मैंने ग्राफ बनाते टाइम इतना नहीं सोचा था, ठीक है। आपने तो मेरी भी गलती पकड़ ली, दैट्स ब्रिलियंट, ठीक है। खैर, मुझे जो पॉइंट सिखाना था वो ये था कि जरूरी नहीं है कि टाइम एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस पे गिवन हो। तो ग्राफ इम्पॉसिबल है अगर वो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ टाइम नेगेटिव है इसलिए ग्राफ गलत है, ठीक है। फोर्थ में तो डिस्टेंस नेगेटिव दे रखी है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या बोलोगे? ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ग्राफ में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप इसकी पूछ सकते हो, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जो फर्स्ट वाले ग्राफ में एक्स है वो हम लोग मतलब कैसे डिसाइड करें कि वो डिस्टेंस होगा या क्या हो गया बेटा? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। फर्स्ट वाले ग्राफ में हम लोग कैसे डिसाइड करें एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है? ना वो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वो पोजीशन है। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बेटा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप फाइनल माइनस इनिशियल से करके निकालोगे। डिस्टेंस होता है कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के बीच में, तो वो भी आप निकाल सकते हो इस ग्राफ से।
वो पोजीशन है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है। अगर मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलना होता तो मैं वहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखता, नहीं तो स्टैंडर्ड लिखा है। मतलब देखो जैसे v है, आपको क्या पता ये v एक्सेलरेशन है कि टाइम है? ऐसे तो होता ना, आप उसको वेलोसिटी क्यों बोल रहे हो कि वेलोसिटी वी यूज स्टैंडर्ड सिंबल फॉर दिस वेलोसिटी। सिमिलरली x हम किसके लिए यूज करते हैं? पोजीशन के लिए, करेक्ट? यस हम सर। उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, कभी भी गलत फहमी नहीं रखें कि वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, वो पोजीशन है। उसकी चेंज से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। वो ये बता रहा है कि अभी x इक्वल टू 2 पर हो कि x इक्वल टू 3 पर हो कि x इक्वल टू -1 पे हो, ये तो उसकी पोजीशंस है ना। आप x इक्वल टू 1 से 2 जाने में आपको कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट वी कैन फाइंड। ठीक है, सो दैट इज पोजीशन। चलिए एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration alpha, and moves with constant acceleration alpha. ठीक है, for some time moves with constant acceleration alpha for some time, full stop. Then it retards with acceleration beta. Then it retards, retard मतलब retardation वाला retard. Then it retards with acceleration beta. Full stop. If the total time of the journey is capital T, if the total time of the if the total time of the journey is capital T, find the maximum velocity achieved by it. Find the maximum velocity achieved by it, and the total distance and the total distance traveled by the body before it comes to rest. Before it comes to rest. Question देखिए, a body starts from rest with constant acceleration alpha for some time and then it moves with retardation beta. ठीक है, और उसके बाद वो बॉडी रेस्ट पर जाती है। रेस्ट के बाद फिर कुछ नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं कि रिटार्डेशन चलते रहेगा। ठीक है, if the total time of the journey is capital T, you have to find out the maximum speed achieved by it. कहीं ना कहीं पे वो maximum point पे पहुंची होगी, नहीं velocity या speed उसने achieve की होगी, maximum speed, right? And the total distance of the journey. पूरी जर्नी में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो आपको बताएंगे। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग आराम से ट्राई कर लो, वरना फिर मैं तो बताऊंगी। कोशिश करो किसी से बन जाए तो।
आया आंसर किसी का? Anyone who has got the answer? अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि आ रहा है तो मैं और दूं थोड़ा टाइम, नहीं तो मैं कराऊं। एनीवन उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा साइड आ जाए आंसर? मतलब नहीं आ रहा? चलिए थोड़ा सा रुकिए ना क्या हुआ बेटा? सर, बस 1 सेकंड वेट कर लीजिए, एक और बार। ओके 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 ओके, एक टाइम एक टाइम। तो बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन गलती कोई होगा। बात कोई बात कोई बात। अच्छा नहीं, आंसर आया है तो आप मुझे बता सकते हो, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ही बताइए। नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ। आपका कोई अगर आंसर आया तो आप प्लीज पहले बताएं, गलत है तो कोई बात नहीं है भाई। गलत चीज खराब नहीं होती, ना अटेम्प्ट करना खराब होता है। सब एक दूसरा मिक्स करके इधर उधर से सब लाके एक साथ कर दिया तो गलत ही होगा। आंसर बताओ क्या है? एरिया मेरा VT/2 निकला है, मतलब डिस्टेंस, क्या क्या? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस VT/2 है और मैक्सिमम VT/2। वेलोसिटी। ए क्या है यहाँ पे? अल्फा बोल रहे हो तुम? ए नहीं बोला सर, मैंने बोला कि डिस्टेंस VT/2 है, तो गलत ही VT/2। होगा। बी क्या है यहाँ पे? बी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं ना यार, वेलोसिटी तो चेंजिंग है, कोई फिक्स थोड़ी ना है। वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग है। कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हो आप ही बताइए, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ बेटा, आप लेकिन अपने कंसेप्ट सही करें। आप तो मैंने आंसर ये लेके आए सोचा हैं। कि मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसका मतलब डेल्टा में भी कांस्टेंट है, तो वो मतलब स्लोप कांस्टेंट जा रहा है डायरेक्शन में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब डेल्टा वी कांस्टेंट कैसे हो सकता है? सोचो, ए चेंज इक्वल तो टू टाइम पर डिपेंड करेगा कितनी देर तक बॉडी जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे कंसेप्ट अपने क्लियर करें भाई। मैं आंसर गलत लाना, आंसर लाने से कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। पहली चीज, आपने जो वीटी रखा वो वी कौन सा रखा? आप उससे अपने आप से पूछिए वी कौन सा है। मैंने मैंने तो कोई भी मैंने वी मतलब एज्यूम किया, क्योंकि डेल्टा वी कांस्टेंट, मैंने कहा कि मतलब स्लोप कांस्टेंटली इंक्रीज वेलोसिटी कर रही है ऊपर की तरफ। नहीं नहीं, आप कंसेप्ट थोड़े से ध्यान देंगे, कुछ भी आंसर लाने से नहीं होता। आप डेल्टा वी कांस्टेंट नहीं होगा भाई साहब, पहली चीज, ठीक है? डेल्टा वी, देखिए आपने बोला डेल्टा वी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। डेल्टा वी स्लोप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और एरिया तो टाइम पे डिपेंड करता है। जितना टाइम तक बॉडी चलती रहेगी उतना एरिया बढ़ता रहेगा, तो एरिया तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता उसका, पहली चीज। एक बार चला के यस सर। मैं बस बता रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहां पे अपने आप को क्लियर कीजिए, वरना ये चीज आपके दिमाग में दोबारा आएगी, कोई दूसरे क्वेश्चन में आप सेम कंसेप्ट कराओगे तो वो गलत हो जाएगा।
तो भाई साहब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप का एरिया से क्या है तो मतलब अगर a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t है, तो अगर a कांस्टेंट दिया तो फिर डेल्टा v कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब? डेल्टा वी कांस्टेंट लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। इक्वेट कर रहा था ना, तो वो भी नहीं कांस्टेंट नहीं है। सॉरी, हाँ डेल्टा वी कांस्टेंट नहीं लेंगे, करेक्ट, नहीं लेंगे डेल्टा वी कांस्टेंट। तो कैसे ले लेंगे, अगर आप बोलो a इक्वल टू dv बाई dt होता है या डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है, अगर a कांस्टेंट है तो ये पूरी रेट कांस्टेंट है, डेल्टा v कांस्टेंट नहीं है। पर सेकंड जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है। आपने बोला पहले सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई, अगले सेकंड में भी वो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई, डेल्टा वी टोटल कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। डेल्टा वी कांस्टेंट नहीं रहेगा, डेल्टा वी पर सेकंड कांस्टेंट है। तो बिल्कुल आप नहीं बोल सकते भाई साहब, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट होगी डी बाई डी। मतलब एक सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हर सेकंड वो 2 से चेंज होगी। अगर 4 सेकंड बाद पूछोगे तो वो टोटल 2 into 4 8 मीटर पर सेकंड चेंज हो चुकी होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। चलो खैर, ओके सर। देखिए ग्राफ बनाइए सबसे पहले तो वीटी ग्राफ, ये ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है वीटी ग्राफ। सर टाइम इक्वल टू टी पे वेलोसिटी 0 थी, उसने बोला बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से, तो मैंने कहा v इक्वल टू 0। उसने बोला विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैंने कहा ले लिया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ईटी ग्राफ का कर्व का स्लोप कांस्टेंट है फॉर सर्टेन टाइम। यहां तक तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट से चला। फिर उसने बोला ये कांस्टेंट रिटार्डेशन से चला। तो मतलब रिटार्डेशन का मतलब हो गया कि अगर पहले एक्सेलरेशन आपने पॉजिटिव लिया था तो आप बोलोगे अब रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आप तो 0 से चले, मैंने कहा सर पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले इनिशियल एक्सेलरेशन था तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव चलने लगेगी। अब कुछ टाइम बाद मेरी वेलोसिटी आ चुकी होगी इस डायरेक्शन में, तो अब रिटार्डेशन करना है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे जानी पड़ेगी, नेगेटिव, तब रिटार्डेशन होगा। तो देखिए भाई साहब, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव था मतलब एक्सेलरेशन मैंने पॉजिटिव लिया था। अब यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो आपने बोला सर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव हो गया, मतलब रिटार्डेशन आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे देखो इस पूरे रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, टाइम एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी हर जगह पॉजिटिव है। तो भाई साहब रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया कि सर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। तो बीटा की वैल्यू अगर हम बात करें, रिटार्डेशन बोल दिया मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो स्लोप देखो कैसा आ गया, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बीटा। उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बीटा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम दे रखा है वो कैपिटल टी दे रखा है। मैंने कहा देखो 0 से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच जाएगी। इसके बाद अब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका अब रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। तो रिटार्डेशन होगा तो अब इसका स्पीड तो नहीं बढ़ सकती ना, इसका तो स्पीड कम होगी। तो दिस इज दी वेलोसिटी, जो आप बोलते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ तक का मान लो टाइम कितना है, टी टाइम है, तो आप बोलोगे ये टाइम कितना होगा, टी माइनस टी हो जाएगा। अगर स्लोप की वैल्यू जानते हो क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, ये वाला थीटा। आप बोलोगे दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, वी मैक्स के बराबर है, अपॉन कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, थीटा, ये। और यही स्लोप अल्फा के बराबर है। स्लोप क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है, इसका मतलब यही स्लोप अल्फा के बराबर है, तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू होगी वी मैक्स अपॉन टी। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी मैक्स अपॉन टी। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बोलो रिटार्डेशन, आप बोलोगे सर इस ट्राइंगल की बात कर लो, ये कोई एंगल थीटा 2 मान लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलोगे सर tan थीटा 2 बोल दिया। अपॉन ये टाइम कितना है, t माइनस, ठीक है। शायद ब्लर हो रहा है, मैं एक बार रिजॉइन कर रहा हूँ।
हाँ जी, आई थिंक इज बेटर नाउ। आप बोलोगे इस एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है बीटा, ये एंगल थीटा 2 है तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीटा। ठीक है, मैं इसको जरा सॉल्व करूं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए बी मैक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा इंटू टी। ठीक है, एक काम करो यहाँ से टी की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ से टी उठाओगे तो टी की वैल्यू आएगी आपकी बी मैक्स बाय अल्फा, कितनी आएगी, बी मैक्स बाय अल्फा, उठा के यहाँ रख दो, तो बी मैक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस स्मॉल टी की वैल्यू उठा के यहाँ से रखोगे तो ये आएगा बी मैक्स बाय अल्फा। बी मैक्स वाले टर्म्स एक साथ कर लो, बी मैक्स वाले टर्म्स एक साथ कर लो, तो आप बोलोगे बी मैक्स इज इक्वल टू, ये रह जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू एलसीएम वगैरह लोगे और एक साथ लेके जाओगे टर्म्स, मैं एक स्टेप स्किप करके कैलकुलेशन, देखिए वैल्यू आएगी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस, ये आ गया मैक्सिमम स्पीड, ये आ गई मैक्सिमम स्पीड। आप इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के साथ एकदम एग्जैक्टली आप एक नई शॉर्ट ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं कि जब भी एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ठीक है, और फिर वो क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, टोटल टाइम ऑफ द कैपिटल टी है, तो उसकी जो वी मैक्स स्पीड आती है वो आती है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को ये पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, इसका परपेंडिकुलर एरिया का ये है ट्रायंगल का, और आप बोलते हो ये क्या है, बेस है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो आप बोलोगे एरिया ही तो आपका क्या देगा, डिस्टेंस, और पॉजिटिव है तो डिस्टेंस हमें पॉजिटिव से कोई मतलब ही नहीं है, आप बोलोगे हाफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, बी मैक्स बराबर ये वाली डिस्टेंस, ये किसके बराबर है, 0 से लेके बी मैक्स, मतलब बी मैक्स की वैल्यू है, बी मैक्स की वैल्यू हम यहाँ रख चुके हैं, चलो एक बार रख देते हैं बी मैक्स हाफ परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, है ना, परपेंडिकुलर इनटू बेस होता है ना, और ये बेस कितना है, ये टोटल कितना है टी, कैपिटल टी, ये हो गया ना। ट्रायंगल का एरिया अगर हम देखें तो कितना होगा, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू बी मैक्स के बराबर है और बेस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक टी के बराबर है, आप वैल्यू पुट कर देंगे तो जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये आ रहा है अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों ही फॉर्मूले आप अगर याद रखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं जिसमें आप इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए प्लीज, एनी दिक्कत? सर मुझे ना एक चीज, सर इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मतलब कैसे पता चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ऊपर की तरफ बना है, मतलब एक्सीलरेशन तो नेगेटिव हो सकती है। आपको एक्सीलरेशन कांस्टेंट दे रखा है, हाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे, यस सर। तो बना दिया। आपने बोला 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपने अल्फा देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने बोला ठीक है, आपने पहले वाले एक्सीलरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, दूसरे वाले को नेगेटिव मान लिया। आप चाहो पहले वाले को नेगेटिव मान लो, दूसरे वाले को पॉजिटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर्स में। मैंने बोला कि पहले पॉजिटिव था तो स्लोप पॉजिटिव दे दिया, तब तक जब तक उसकी स्पीड बढ़ रही थी। अब आपने बोला कि उसके बाद रिटार्डेशन हो गया, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। इसलिए देखो भाई साहब स्लोप नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव कर दिया तो स्पीड डिक्रीज होगी और यहाँ पे जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। यही टोटल जर्नी दे रखी है, बाकी सारी चीजें आपके सामने है। नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं ना? आप नेगेटिव लेते तो ग्राफ ऐसा बनता, यस सर। पहले नेगेटिव लेते तो बाद में पॉजिटिव लेना पड़ता, बात तो बराबर बनती, ग्राफ के नीचे बनता, बाकी चीजें तो सेम रहती। हम जनरली क्या करते हैं, जब बॉडी रेस्ट पे स्टार्ट होती है तो हमने कहा भाई साहब हम स्टैंडर्ड लेना क्यों उल्टे सीधे लें, तो हम बोलते हैं हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी मानते हैं, तो भाई साहब बॉडी को स्टार्ट करना है, जहां फोर्स लगा उधर ही चलने लगेगी ना, तो हम पहले मानते हैं कि भाई साहब पॉजिटिव में चलाओ ना, क्यों नेगेटिव में चलाना है, ये तो हमारे ऊपर है ना। डायरेक्शन का इसमें कोई ज्यादा कोई खास रोल था नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। आपने बोला पहले एक्सीलरेशन हो रहा था, बाद में रिटार्डेशन हो रहा था, मतलब पहले जिस डायरेक्शन में जा रही थी बाद में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगने लगा। बस अब जिस डायरेक्शन में आपको लेना हो उस डायरेक्शन में ले लो,
जरूरत होना पॉजिटिव नेगेटिव लो, आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो। क्लियर है? और कोई डाउट? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। A train starts crossing a pole, with velocity u, and at the instant, when it crosses the pole completely, its velocity becomes v velocity, v, full stop. If the acceleration of the train is constant, find the velocity of the train at the midpoint. क्वेश्चन समझिए, एक पोल लगा हुआ है, एक पोल को ट्रेन क्रॉस करना है। ट्रेन तो लंबी होती है ना, जिस इंस्टेंट पे उसने क्रॉस करना स्टार्ट किया उस टाइम पे ट्रेन की वेलोसिटी u थी, और जब वो कंप्लीटली ये वाला लास्ट एंड जब उसको क्रॉस करके गया तब उसकी वेलोसिटी v हो चुकी थी। ठीक है? आपने बोला कि सर मुझे उस इंस्टेंट पे बताना है जब मिडवे पे होगी, मतलब आधी ट्रेन क्रॉस हो गई, आधी क्रॉस होना बाकी है, उस इंस्टेंट पे ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर एक्सेलरेशन कैसा माना है मैंने, कांस्टेंट। ट्राई कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं।
आ रहा किसी का क्वेश्चन? आया? एनीवन? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चलिए देखिए एवरीवन फोकस हियर। आपने बोला ये देखिए, ये एक पोल है, ये एक ट्रेन है। फिगर बना लिया कि ये देखिए आधा काम हो जाता है। जब ये ट्रेन इस पोल को स्टार्ट कर रही है क्रॉस करना, तब इसकी स्पीड यू है। फाइनली कुछ देर बाद क्या होगा, ये पूरी की पूरी ट्रेन इसको क्रॉस कर चुकी होगी। इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी भी है। मान लिया इसकी जो लेंथ है वो एल है। आपसे पूछा गया किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताओ जब वो आधी क्रॉस कर चुकी होगी और आधी मिडवे में। मान लो ये v1। तो मैंने कहा देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू उसने बोला है कि a है, ठीक है। तो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने बोला l। जब ये पूरी क्रॉस करेगी तो ये जो ड्राइवर है वो l डिस्टेंस आगे चला गया होगा, मतलब ट्रेन के हर पॉइंट पे l डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, v² = u² + 2as। v की वैल्यू दी है, इनिशियल वेलोसिटी u थी + 2ax, s की वैल्यू कितनी हो गई l। एक बार समझ में आया, एक्सेलरेशन को मैंने कांस्टेंट मान लिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा सर इस केस के लिए बात करूं, देखो इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v1 है, अगर इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली है l/2। समझना? तो आप बोलोगे v1² = u² + 2a और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है l/2। एक बात समझ में आया सबको? इस केस के लिए ये l/2 आगे चला गया, अभी तो ये केस आया होगा, ठीक है। तो आपने बोला सर यहाँ से 2al की वैल्यू उठा लो ना यार, ये 2al की वैल्यू यहाँ से उठा लो, कितनी हो जाएगी, v² - u² रख दो। तो v1² आ गया u², 2al की वैल्यू यहाँ से उठाओगे तो ये आएगा v² - u² और नीचे 2 लिखा हुआ। एलसीएम ले लो, ये आएगा 2u² + v² - u²/2। और आप बोलोगे जो v1 की वैल्यू आई देखो अंडर रूट ले लोगे, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा u² + v²/2। क्या है? v1 की वैल्यू क्या आई, √u² + v²/2। आप इसको भी अपने शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं डायरेक्टली। तो इफ द बॉडी स्टार्ट्स ट्रैवलिंग विद स्पीड u, जो भी u स्पीड थी जब उसने पोल को क्रॉस करना स्टार्ट किया, जब पूरा पोल को क्रॉस करी तब उसकी वेलोसिटी v थी, तो मिडवे पे उसकी वेलोसिटी कितनी आती है, दैट इज √u² + v²/2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन अनदर क्वेश्चन। A question note down that is, a body is dropped from a height of 125 meter, after 2 seconds, another body is thrown downwards. With speed u. Find u if they reach the ground at the same instant. Find u if both reach the ground at the same instant. क्वेश्चन क्लियर है सबको? A body is dropped from a height of 125 meters. After 2 seconds, another body is thrown downwards with a speed u. If both the bodies reach the ground at the same instant,
find u. हाँ भाई, anyone got the answer? बताऊं या वेट करूं 1 मिनट और? चलिए तो देखिए, फिगर बना लिया कीजिए भाई, बार बार वही बात बोलूंगा। सर ये है 125 मीटर की हाइट है, यहाँ से एक बॉडी को डाउनवर्ड्स ड्रॉप किया गया, मतलब उसकी स्पीड यू थी। 2 सेकंड लेटर आपने एक दूसरी बॉडी को सेम हाइट से थ्रो किया विद स्पीड यू। अगर दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुंच रही हैं तो बताओ इसकी यू की वैल्यू कितनी थी। मैंने कहा सर पहले ये बताओ इसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा। आप बोलोगे इसके लिए आप देखोगे एस की वैल्यू है -125 मीटर, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू की वैल्यू है 0। आप बोलोगे सर वी स्क्वायर नहीं, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो आप बोलोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 बिकॉज यू है 0। तो एस की वैल्यू आएगी, देखो एस की वैल्यू आपको पता है -125, ये हो जाएगा -12 टी स्क्वायर। ये 2 से 5 और ये 5 से 25। तो देखिए भाई माइनस से माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। +-5 आएगा, लेकिन -5 तो हमको लेना नहीं है, तो आप बोलोगे 5 सेकंड में ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही है। तो बताओ इस बॉडी को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ 3 सेकंड, क्योंकि ये 2 सेकंड बाद थ्रू की जा रही है और दोनों सेम टाइम में पहुंच रही है। ये 5 सेकंड ले रही है, तो इसका मतलब ये कितना टाइम ले रही है, 3 सेकंड। सिंपल। तो भाई साहब आप क्या बोलोगे, एस की वैल्यू कितनी है, -125 मीटर, यू की वैल्यू यू है, आपको क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, नहीं इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। टी आपको पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, रख दो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू -25, यू टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड,
ठीक है 3 सेकेंड माइनस था 10 टी स्क्वायर टी की वैल्यू 45 3u की वैल्यू आ गई इधर आएगा तो कितना आएगा -125 प्लस 45 और आप बोलोगे ये 3 से कैंसिल तो u की वैल्यू आ गई देखो 45 हो जाए कितना जाएगा ये 80 नहीं 75 क्या हो गया नहीं 80 हो जाएगा ये हो जाएगा 80/3 माइनस का तो देखो भाई जो भी कुछ वैल्यू आएगी u इक्वल टू -80/3 -2 आ रहा है क्योंकि ये डाउनवर्ड है आपको पता ही है तो वेलोसिटी हैज टू बी डाउनवर्ड क्लियर है कोई दिक्कत हाँ भाई कोई दिक्कत चलिए आज के इतना काफी है आपको टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ गाइस टेस्ट का सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ आपका जो टेस्ट का सिलेबस है टेस्ट का सिलेबस आएगा आपका वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अदरवाइज आप बोलोगे आपका जो टेस्ट है उसका सिलेबस है वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स ठीक है सो दैट्स इट फॉर सर द ये डे मोशन वाला स्ट्रेट लाइन वाला नहीं आएगा? नहीं ओके सर। ठीक है चलिए देन आज तो इतना काफी है थैंक यू एवरीवन थैंक यू